कॉमन फिनोमिनन है जो कि लाइट से एसोसिएटेड है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, या फिर रेनबो देखते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो सब लाइट से निकल के आए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये। अब ये वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टी को पजेस करता है। फिर ये शेडो को कास्ट करता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको याद होना चाहिए। रादर आप ये भी याद रखेंगे यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्विवेलेंट, समवट इक्विवेलेंट, मतलब अपन बोल सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कि जितना वैक्यूम में उसकी स्पीड होगी उतनी ही उसकी एयर में भी स्पीड होने वाली है। तो एयर और वैक्यूम हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एक ही लेके चलेंगे। और फिर लास्ट में दे रखा है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस फॉलोइंग में हैपन, या तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। अब हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। अब वो कोई भी मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है, कॉन्केव मिरर भी हो सकता है, और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। अब जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि लेट्स से कि देयर इज एन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर है अपने पास में, और यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है। फिर इसको अगर हम लोग देखेंगे कि एक रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, अगर अपन यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन बना दें, ठीक है, विच इज पोसेसिंग 90 डिग्री, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है उसके बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। एग्जाम में आपको कभी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आएगा तो ये दे देंगे कि बताइए ये 30 डिग्री का है, तो आप बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने डिग्री का है। तो सिंपल सा है कि भैया ये पूरा 90 डिग्री का है, और अगर ये 30 डिग्री का है तो बचा हुआ कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अगर आई 60 डिग्री का है तो आर भी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन एक बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, भले वो इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर ये लोग मिलते हैं दोनों रे ऑफ लाइट, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है वर्चुअल और रियल इमेज का, और कंफ्यूजन भी होता है कि भैया रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। अब रियल इमेज को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, एज सिंपल एज दैट। और वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि कॉन्केव मिरर है, लेट्स से, अब कॉन्केव मिरर में अभी अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि दिस इज अवर पोल। अब रे ऑफ लाइट मान लो कि यहाँ से टकरा रही है, अब कॉन्केव मिरर क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है वो टकरा के वापिस से पैरेलल है तो फोकस पे आके मीट होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्क्रीन होती है लेट्स से, तो वो स्क्रीन पे क्या होता है कि अपने पास में इमेज आती है। अब यही सिनेरियो अगर हम लोग समझेंगे कि आपके पास में लेट्स से कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रे ऑफ लाइट आई, अब डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो ये उधर की तरफ निकल जाएगी, लेकिन इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, अपीयर्स टू मीट, हम लोग को लगता है कि वहां पर मीट कर रही है लेकिन एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, वर्चुअल का, और ये कौन सा हो जाएगा, रियल का। तो बस इतनी सी बात है। अब जैसे कि यहाँ पर इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अभी हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टी इमेज बनेगी, और इरेक्ट मतलब अपन बोल सकते हैं अपराइट इमेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इमेज इसमें ऐसे है और रियल में इन्वर्टेड है। अब इमेज जैसे कि सिनेमा स्क्रीन या फिर कॉन्केव मिरर पे अभी मैंने आपको बताया वो रियल इमेज होती है, और कॉन्वेक्स मिरर पे कौन सी होती है, आपके वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब यही वही वापिस से ये कि फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, सच में मीट करेगी तो हम रियल इमेज बोलेंगे, और फिर अगर हम लोग बोलेंगे अपीयर्स टू मीट तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। याद रहेगा अच्छे से, एग्जाम में आएगा तो ठीक है। अब प्लेन मिरर पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, याद होगा वैसे तो। सेकेंड है साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हम लोगों को पता है कि जितनी इमेज की साइज होती है उतनी ऑब्जेक्ट की साइज होती है। जो अपना मेन जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है जो घर पे रहता है। अच्छा, कॉन्केव कॉन्वेक्स भी हो सकता है उसमें थोड़ा सा, बट नॉर्मली प्लेन मिरर ही होता है। फिर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट,
तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश करी जा रही है कि लेट्स से दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर अगर है, अब यहाँ पर मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, तो ये भी कितना सेंटीमीटर बताएगा, 10 सेंटीमीटर। बी है, अब बी जो है वो क्या है, इमेज, और ए क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से इमेज की अगर मान लो कि कभी एग्जाम में दूरी पूछ लेता है तो 10 सेंटीमीटर मत लिखना, इट्स द 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, 10 + 10। तो इस पॉइंट का ये मतलब है, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट एंड लेटरली इन्वर्टेड। तो सबको पता ही होगा कि हम लोग राइट हैंड अगर प्लेन मिरर के सामने करते हैं तो वो लेफ्ट पजेस करता है, ठीक है। तो ये आपका लेटरल इन्वर्जन हो गया है। अब जैसे कि लेटरल इन्वर्जन कहाँ पर यूज होता है, तो एम्बुलेंस वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, आपको पता ही होगा कि एम्बुलेंस जो रहता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अपन जब गाड़ी रहती है, अपन गाड़ी चलाते हैं तो मिरर में जब देखते हैं तो वो अपन को सीधा दिखेगा, वरना एम्बुलेंस अपन को उल्टा दिखेगा। आ रही बात समझ में। तो वैसे तो सायरन से समझ में आ जाता है, बट फिर भी कुछ गधे रहते हैं तो उन लोगों के लिए करना पड़ता है। अब स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। पहला कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर वो मिरर है जिसमें सिल्वर कोटिंग जो रहती है वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है, और रिफ्लेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। जैसे कि यहाँ पर बल्जिंग आप देखो, कॉनकेव एक केव जैसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग एक सिल्वर कोटिंग या ब्लैक कलर की फिल्म लगाते हैं ताकि रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पास ना हो उसमें से, और उसको मिरर बनाते हैं, और रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर से ही हो जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि आउटवर्ड जो हिस्सा रहता है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, और जो इनवर्ड हिस्सा है वहां पर कोटिंग होती है। इसमें आउटवर्ड हिस्से में कोटिंग हो रही है जो कॉनकेव है। तो ये बेसिक चीजें हैं एकदम, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन कॉनकेव मिरर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो रिफ्लेक्टिंग अभी हम लोगों ने देखा था, दिस इज अवर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रे ऑफ लाइट लेट से आ रही है तो वो इधर से टकरा के जाएगी ना। तो रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, इनवर्ड हो रही है कि आउटवर्ड हो रही है, इनवर्ड अंदर की तरफ जा रही है। और ये हमेशा हमेशा याद रखना, इट्स एन कन्वर्जिंग मिरर। आपने रे डायग्राम बनाए होंगे तो आपको पता ही होगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, मिलती है। और वही चीज अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो वो डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज हो जाती है मतलब दूर दूर चले जाती है और कभी नहीं मिलेगी। तो वही चीज यहाँ पर बता रखी है। अब स्फेरिकल मिरर के कुछ कॉमन टर्म्स जो कि एग्जाम में 2-3 नंबर में पूछ सकते हैं, कि सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब ये भी हम लोगों को अच्छे से पता है कि अगर लेट से अगर हम लोग एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो लाइन है ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन होती है। अब इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन को। अब हमको पता है कि जो सेंटर पार्ट होता है, एग्जाम में अगर मान लो कि पोल की डेफिनेशन आ जाए तो मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, दैट यू कैन राइट। तो ये जो स्फेरिकल मिरर आपने लिया है, इसका जो सबसे मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो यहाँ पर भी यही दे रखा है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अच्छा, जो पोल से लाइन जाती है, अब नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब होता ये है बेसिकली कि दिस मिरर, दैट इज द कॉनकेव मिरर, ये कभी ना कभी किसी स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, तभी ऐसा दिख रहा है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर, अच्छा सबसे पहले यहां पर 2 पॉइंट्स आते हैं ना। पहला पॉइंट कौन सा होगा और दूसरा क्या होता है। तो दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर वी कैन से इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसका वो हिस्सा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया हम लोगों को, कि जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल हम लोगों को पता है मिड पॉइंट। अपर्चर मतलब होता है कि द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर के, या फिर मैंने एक और डेफिनेशन आपको अपर्चर की बताई थी। अपर्चर मतलब अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे फिगर गिवन होगा, एक्चुअली में जितना आपके पास में मिरर का हिस्सा है वो अपर्चर की कैटेगरी में चले जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज अपर्चर। तो सब याद रहता है, बच्चे अपर्चर याद करके नहीं जाते हैं, तो उस चीज का अपन ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों को पता है ना क्या होता है, द रेडियस ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट। तो अभी देखा था हम लोगों ने कि स्फीयर का जो हिस्सा है ना, अभी जो मिरर हम लोगों ने निकाला है उसका जो सेंटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो ये टोटल रेडियस ही है ना, अगर हम लोग देखेंगे तो सर्कल की, ये परफेक्ट सर्कल नहीं बना है, सेंटर थोड़ा सा इसमें आउटवर्ड आ रहा है, बट ठीक है, अब समझो इसको थोड़ा सा कि ये तो रेडियस ही बन रहा है सी से लेके पी तक सर्कल का, तो हम उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये भी चीज हम लोगों को पता है। लेट्स से कि अगर आपके पास में वापस से एक अपन यहाँ पर बोले कि फिगर है, तो उसके अंदर अपन ये चीज समझ सकते हैं कि ये आपके पास में if the ray of light is parallel to the principal axis it is going to pass through फोकस। तो फोकस अगर आपको एग्जाम में समझाना है कि फोकस क्या होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है, और जो पॉइंट पे आके मिलती है उस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। तो वहां से फोकस की डेफिनेशन डिराइव हो जाएगी। अब फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। अब ये देखो यहां से ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी फोकल लेंथ है, इसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। अब एग्जाम में पूछ लिया कि भैया फोकस का पॉइंट नहीं पूछा और फोकल लेंथ पूछ ली है, तो लाइन पासिंग फ्रॉम द फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में भी अगर कुछ बचता है तो देख लेना। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू आर बाई टू दे रखा है, तो ठीक है चलेगा, f इज इक्वल टू आर बाई टू सिंपल। यहाँ पर मान लो ये फोकस वाला पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ, और ये अपने पास में क्या है पूरा रेडियस। तो r इज इक्वल टू एफ बाई टू होता है या f इज इक्वल टू आर बाई टू होता है? तो जो फोकल लेंथ रहती है, जो इतना इतना हिस्सा है, वो पूरी रेडियस का आधा है, 50% है। तो एग्जाम में इन दोनों पॉइंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि कौन किसके हाफ है, तो इस चीज का ध्यान रखना एग्जाम में। अब व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर? अब रे डायग्राम के हम लोगों को केसेस तो पता है ना, इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस। अब उसके बाद में इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक एंड पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर सी से पास हो रही तो डायरेक्ट वापस से सी से पास होकर निकल जाएगी। इफ रे ऑफ लाइट इज लाइक इंसिडेंट टू द पोल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो इक्वल डिस्टेंस से वापस से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये चार केसेस रहते हैं जो कि आपको याद रखना है। अब व्हाट आर द रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर? तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां पर बनती है? फोकस पे बनती है। तो ये एक पैटर्न है, एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो बताइए कि क्या साइज और क्या नेचर होगा उसका। तो आपको पता होनी चाहिए कि रियल और इन्वर्टेड है। रियल इसलिए क्योंकि इट इज एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो रियल है। ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज का फॉर्मेशन अगर मान लो कि दूसरी तरफ हो रहा है तो दैट विल बी वर्चुअल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें तो हम लोगों ने कर रखी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो बिटवीन एफ एंड सी बन जाएगा। तो अपने पास में कुछ रे डायग्राम यहाँ पर शायद होंगे। एफ और पी के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए बी से यहाँ पर बता रखी है। तो सबसे पहले इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर देखो ये पैरेलल बता रखा है ये, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाली लाइन पैरेलल है तो इट इज गोइंग टू पास थ्रू। तो एक काम तो आपको ये करना है कि जब पैरेलल हो तो फोकस से पास कराना है, और दूसरा आपको वो एंगल लेना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। तो रे ऑफ लाइट अभी तो यहाँ से डायरेक्ट आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और उसी एंगल पे वापस से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर इसको इट अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करा के दोनों पॉइंट्स को मीट करा के, और इमेज का जो फॉर्मेशन है वो बैक साइड हो रहा है। और अगर बैक साइड हो रहा है तो ये डेफिनेटली आपकी रियल तो नहीं हो सकती, दैट विल बी वर्चुअल इमेज, ठीक है। और दूसरी बात ये इरेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इरेक्ट और वर्चुअल समझ में आ गया। अब साइज हम लोग किस हिसाब से देखते हैं, एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर। जब हम लोग बोलते हैं कि डिमिनिश्ड है साइज, या फिर साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, जस्ट सी दिस टू एरोस। एक ऑब्जेक्ट का देखना है एरो, और एक इमेज का एरो देखना। अगर ऑब्जेक्ट का एरो छोटा है और इमेज का एरो बड़ा आ रहा है, तो जो इमेज का अपन जो लिखते हैं कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज, तो यहाँ पर अपन को मैग्नीफाइड साइज देखने के लिए मिल रही है। आ रही है बात समझ में? और अगर यही एरो से छोटा एरो हम लोगों के पास में आता तो हम लोग उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। और अगर एरो बनने की पोजीशन ही नहीं बनती तो हम लोग उसको पॉइंट साइज बोलते हैं।
आ गई बात समझ में? तो इन कुछ चीजों का अपन को ध्यान रखना है। सेकंड केस में क्या बोल रखा है यहाँ पर, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट में हम लोगों को सेकंड केस में दे रखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस। कॉन्सेप्ट यही बनेगा, देखो यहाँ पर भी अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो सबसे पहले व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज पासिंग थ्रू फोकस, एंड सेकंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर इंफिनिटी पे था, when the object was at infinity the image was at focus, so when the object is at focus image will be at infinity, so definitely you will get line which are parallel to each other। बट एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर आपने एग्जाम में 4 सेंटीमीटर का इसका डिस्टेंस ले रखा है तो इसका 4 सेंटीमीटर ही लेना, वरना लाइन पैरेलल नहीं आएगी। और मान लो कि सब करने के बाद भी लाइन पैरेलल नहीं आएगी तो लाइन को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप डेविएट कर सकते हो 1 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, मतलब इतना माइन्यूट होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी विजिबल, इजीली विजिबल, ठीक है, जब तक इंसान बहुत ज्यादा उसको नहीं देखे। माना कि एग्जाम में बहुत मेहनत कर ली, वैसे तो घर पे इतनी मेहनत करना है रे डायग्राम्स की क्योंकि 100% आएंगे कि गलती ना हो, बट इन सर्टन केस मान लो कि एग्जाम में नहीं हो रहा है तो हमको एंड रिजल्ट तो पता ही है ना कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा, तो हमको पता ही है कि फिगर बनना कैसा है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा केस दे रखा है कि बिटवीन सी एंड एफ है, तो बिटवीन सी एंड एफ अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो इमेज का फॉर्मेशन आएगा बियॉन्ड सी। तो एक और चीज हो गई, तो यहाँ पैरेलल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसमें एज सच कोई डिफिकल्टी वाला लेवल बन नहीं रहा है। फिर उसके बाद में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो यहाँ पर पैरेलल, तो इट इज एट फोकस, यही दे रखा है ना, हाँ ठीक है, एट सी वाला है ये। तो यहाँ पर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट इज पासिंग थ्रू फोकस, एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस इट इज मीटिंग एट द इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां दोनों रे ऑफ लाइट, देखो दो रे ऑफ लाइट जहां पर भी मीट करेगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। A concave mirror is used as a head mirror by the doctors to concentrate light coming from a lamp onto the body part of a patient like ear, nose, throat, etc. to be examined। तो concave mirror basically dentist use करते हैं, इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पर दे रखा है concave length, focal length, ठीक है। अब इतना कुछ नहीं है, ये टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एकदम लर्न हो जानी चाहिए आपको, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके बाद में व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कॉन्केव मिरर, तो इट इज यूज्ड एज एन शेविंग मिरर, डेंटिस्ट, रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, ठीक है, टीवी डिश एंटीनास टू रिसीव टीवी सिग्नल्स। आपने देखा होगा कि जो डिश टीवी रहती है उसका शेप ही कुछ इस तरीके से रहता है, कर्व्ड इनवर्ट्स, आ रही है बात समझ में? तो सिग्नल्स वगैरह के लिए होता है बेसिकली। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, साइन कन्वेंशन दे रखा होगा। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केसेस दे रखे हैं, व्हेन द इमेज इज एट एफ एंड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो 2 चीजों से हम लोग का हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या इसमें कॉन्वेक्स में? चलो, साइन कन्वेंशन का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और मेरे हिसाब से कभी आया भी होगा भी कि साइन कन्वेंशन में क्वेश्चन में अपन को पॉइंट्स भी लिखने पड़ते हैं। केवल अपन फोकस करेंगे कि केवल अपन इस पे रे डायग्राम पे टिक जाए तो नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि वो 4 नंबर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि साइन कन्वेंशन किस तरीके से फॉलो करता है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो आपको याद है अच्छे से, बस आप उसको काई में डिटेल फॉर्म में आप उसको लाइंस में लिख देंगे तो चलेगा। जैसे कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज इन ओरिजिन। तो जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला है कि लेफ्ट साइड जो पोल के रहता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और जो राइट साइड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वी टेक पोल एज इन रेफरेंस पॉइंट फॉर दैट। तो पहला पॉइंट उसी को जस्टिफाई करता है कि जो भी डिस्टेंस आप देख रहे हो कहां से होने वाला है, पोल से होने वाला है। सेकंड, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन इज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। तो इंसिडेंट लाइट तो ऐसे आ रही है, तो वो बोल रहा है कि पोल के उधर जो भी जाएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा डिस्टेंस के लिए, अगर हम लोग बेसिकली देखें। एंड तीसरा दे रखा है डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन, ये भी हो जाएगा, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो ये जो रहती है ऊपर की तरफ अगर एरो दे रखा है तो दैट इज द पॉजिटिव हाइट, ये बेसिकली हाइट डिनोट करती है, और अगर इमेज का फॉर्मेशन नीचे हो रहा है तो दैट विल बी नेगेटिव। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो बस यही आपको सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट इज नोन एज साइन कन्वेंशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो साइन कन्वेंशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। लेट्स से अगर हम लोग वापस से इस पे थोड़ा सा फोकस करें तो पोल है, पोल से जो भी डिस्टेंस आप इधर की तरफ लेने वाले हो वो नेगेटिव डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस बोल रहा हूँ, वर्ड ध्यान से सुनना। पोल से आरएचएस में जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। हाइट अगर ऊपर की तरफ है तो दैट विल बी पॉजिटिव,
हाइट अगर नीचे की तरफ है तो दैट विल बी नेगेटिव। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा एक और चीज होती है कि कॉनकेव मतलब होती है केव, और केव के अंदर जाओगे तो शेर खा जाएगा, और खा जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में हमेशा आपको माइनस लेनी है, क्योंकि फोकल लेंथ हम केवल इसको देख के जज नहीं कर सकते हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ इज इन नेगेटिव, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होने वाली। अच्छा, लेंसेज के लिए भी ट्रू है ये चीज कि अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ माइनस, और अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस। अब हमको पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, तो उधर जो कॉनकेव लेंस होगा वो डाइवर्जिंग होगा, जस्ट अपोजिट होता है। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एक अगर आपने कॉनकेव के बारे में पता है आपको कि कॉनकेव मिरर अगर है आपके पास में, वो अगर कन्वर्जिंग है तो इधर से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो कॉनकेव लेंस है वो होगा डाइवर्जिंग, इसमें कंफ्यूज मत होना। और यहां से अगर हम लोग बोलेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर अगर आपका डाइवर्जिंग है तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जिंग। कंफ्यूज मतलब आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, बाकी आपको तीनों चीजें याद हो जाएगी अच्छे से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जस्ट अपोजिट ही है ये। ठीक है, ये होने के बाद में यू जो रहता है, आप बाय डिफॉल्ट जिनको न्यूमेरिकल्स थोड़े से वीक नहीं आते इस चैप्टर के, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना क्वेश्चन में, कभी भी पॉजिटिव मत लेना। ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन होगा, बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन होगा जिसमें यू की वैल्यू अपन पॉजिटिव लेंगे, उसके लिए वैसे भी आप लोग अभी रेडी नहीं हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर की तरफ ही रख रहे हैं, जितने भी रे डायग्राम बनाए थे किसी भी ऑब्जेक्ट में अपन ने राइट नहीं रखा है। तो पोल से अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी, यू का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्वेश्चन में अगर बोले कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, तो आपको न्यूमेरिकल में यू इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर लेके चलना है। एग्जाम में बोलता है कि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी माइनस में लेके चलना है। आ रही है बात समझ में? और एक लास्ट चीज जो बच जाती है अपनी साइन कन्वेंशन में, वो बच जाता है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v अपॉन में u, या फिर अगर हम लोग एक और इसका ले तो दैट विल बी hi अपॉन में ho। दो फॉर्मूले होते हैं, और hi रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द इमेज एंड ho रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों का मिरर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हाँ, मिरर फॉर्मूला अपना रह गया, मेन तो फॉर्मूला ही रह गया भैया। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। तो दैट इज फॉर द मिरर। ठीक है, लेंस में बात करेंगे तो 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस लेंस में। लेंस में पहला डिफरेंस ये, और दूसरा डिफरेंस आ जाता है इधर मैग्निफिकेशन -v अपॉन में u होता है इन द मिरर पार्ट, और लेंस में m इज इक्वल टू v अपॉन में u होता है प्लस। मतलब साइन चेंज हो जाता है, इधर प्लस है तो मैग्निफिकेशन में माइनस है, इधर अगर माइनस है तो मैग्निफिकेशन में प्लस है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर hi ho दे रखा है। अब यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, सारी चीजें याद हो जाती है कि मैग्निफिकेशन का अगर प्लस साइन होता है तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, और अगर मैग्निफिकेशन का माइनस साइन है तो इसका मतलब वो रियल और इन्वर्टेड है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे घुमा के दिए जा सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जब भी अपन को कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन देख लेंगे उसमें, तो और अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो 1 से छोटी होनी चाहिए, आप ये समझिए। आ रही बात समझ में? तो 1 से छोटी होगी ना, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उन दोनों की साइज बराबर है। मैग्निफिकेशन अगर m से बड़ा आ गया, मतलब 1 से बड़ा आ गया, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो छोटी हो जाएगी और इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी। और अगर m की वैल्यू 0 पॉइंट में आ रही है, मतलब 1 से छोटी आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उससे भी हम लोग साइज बता सकते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ho is equals to 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब u is equals to -15। अभी बोला था कि कुछ भी हो 5 आपको 15 सेंटीमीटर, मतलब u जो है वो हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। एंड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहाँ पर मिरर कौन सा है अपने पास में, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ प्लस है माइनस है,
-10 सेंटीमीटर। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इमेज। तो सबसे पहले हम लोग साइज निकाल लेते हैं इमेज की। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 में, अब 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो -1/10 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, निकालनी है। u कितना है 15, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1 में। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 1 में v, -3 + 2 -1 में 30, 1 में v की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो -30 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ही क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, उसने बोला है कि साइज भी बताना है। तो साइज में m इज इक्वल टू -v में u, हमको पता है hi में ho इज इक्वल टू -v में u भी होता है। अब आपको यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज निकालनी है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है, इमेज। तो hi में ho कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -v में u, v की वैल्यू कितनी है ये माइनस, तो +30 लिख लें, और u कितना है, तो वापिस से माइनस हो गया, तो 15 2 जा 30, तो हाइट ऑफ इमेज इज -2, तो ये भी बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो अगर माइनस में आ रहा है मतलब इमेज कैसी है, अभी देखा था रियल देखा था, और कॉनकेव मिरर है तो दैट विल बी इन्वर्टेड, ये भी अपने पास में आ गया।